हेलो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कम्प्लीटली रिले से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन डिवाइसेस से रिलेटेड है। इसमें रिले को ही एक्सप्लेन किया गया है, रिले की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इसकी टॉर्क इक्वेशन क्या है और कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलेज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब डिस्कस किया गया है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिले क्या है। तो रिले क्या है? यह एक डिवाइस है जो फॉल्ट को डिटेक्ट करती है और सर्किट ब्रेकर के लिए सिग्नल जनरेट करती है। यानी अगर इसकी पोजीशन हम बताएंगे तो सर्किट ब्रेकर से पहले ही होगी और ये सर्किट ब्रेकर के लिए काम करती है। रिले फॉल्ट होने के बाद ऑपरेट होती है। यदि कोई रिले फॉल्ट होने से पहले ऑपरेट होती है तो उसे आइडल रिले कहा जाएगा। यानी मैक्सिमम जो रिले हैं वो फॉल्ट होने के बाद ही ऑपरेट करेंगी। लेकिन अगर हम ऐसी कोई डिवाइस बनाएं या ऐसी कोई रिले बनाएं जो फॉल्ट होने से पहले ही ऑपरेट कर जाए तो जो पूरा सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। और इस टाइप की केवल एक ही रिले है, बकॉल रिले। बकॉल रिले एकमात्र ऐसी रिले है जो फॉल्ट होने से पहले ऑपरेट हो जाती है। ये ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक के पाइप पर लगी होती है। यह एक गैस ऑपरेटेड रिले है। ये बेसिकली एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जो गैस से ऑपरेट होता है, इसे हम बकॉल रिले कहते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर गैसेस ज़्यादा होती हैं तो बकॉल रिले ऑपरेट हो जाती है और ट्रांसफार्मर हमारा सेफ रहता है, ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाता है। फिर है फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोटेक्टिव रिले। प्रोटेक्टिव रिले की फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो ये मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: रिलायबिलिटी, सेलेक्टिविटी, स्पीड और सेंसिटिविटी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिले की। फिर एक छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इनसे पूछा जाता है। जैसे पिकअप लेवल, करंट या वोल्टेज की वो वैल्यू जिससे अधिक पर रिले ऑपरेट कर जाती है उसे पिकअप वैल्यू कहेंगे। रीसेट लेवल, करंट या वोल्टेज की वो वैल्यू जिससे कम पर रिले फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, यानी ऑपरेट होने के बाद वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए, उसको रीसेट लेवल कहेंगे। ऑपरेटिंग टाइम, पिकअप वैल्यू से रिले कॉन्टेक्ट क्लोज होने तक का समय। और रीसेट टाइम, रीसेट वैल्यू से रिले के ओरिजिनल पोजीशन में आने तक का समय। ऐसे ही रीच, वो इम्पीडेंस जिससे कम पर रिले ऑपरेट कर जाती है। अंडर रीच, रिले की वह प्रवृत्ति जिससे रिले सेट वैल्यू से कम वैल्यू पर ऑपरेट करने से रुकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर रीच। कई बार ऐसा होता है कि रिले विदाउट एनी रीज़न, विदाउट फॉल्ट भी ऑपरेट हो जाती है। तो ऐसी एबिलिटी जो उसको विदाउट फॉल्ट ऑपरेट होने से रोके, उसको हम अंडर रीच कहेंगे। ओवर रीच, सेट वैल्यू से अधिक वैल्यू पर ऑपरेट करने को ओवर रीच कहा जाता है। फिर है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ रिले। रिले के दो सिद्धांत होते हैं, यानी दो प्रिंसिपल पर काम करती है बेसिकली रिले। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो एसी और डीसी दोनों में यूज़ होता है, यानी दोनों ही टाइप की सप्लाई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले यूज़ हो सकती है। और जो इंडक्शन टाइप रिले है वो केवल एसी में ही यूज़ होती है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन। इस प्रकार की रिले में कार्यकारी बल यानी ऑपरेटिंग फोर्स करंट के वर्ग यानी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी F प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर या F इक्वल टू के आई स्क्वायर के यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा। इंडक्शन रिले ये निम्न दो प्रकार की होती हैं: इंडक्शन डिस्क टाइप और इंडक्शन कप टाइप। जो इंडक्शन डिस्क टाइप है इसमें दो स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं मेनली, एक शेडेड पोल स्ट्रक्चर और एक वाट आवर मीटर स्ट्रक्चर। फिर इंडक्शन रिले टॉर्क इक्वेशन, ये फ्लक्स डायग्राम है इंडक्शन रिले के लिए। और एक अगर हम शेडेड पोल इंडक्शन टाइप रिले की बात करें तो एक फ्लक्स शेडेड पोल वाले पोर्शन से आएगा और दूसरा फ्लक्स अनशेडेड पोल से आएगा। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि फाई वन क्या है, फाई एम साइन ओमेगा टी शेडेड पोल से उत्पन्न फ्लक्स है, और फाई टू फाई एम डैश साइन ओमेगा टी प्लस थीटा अनशेडेड पोल से उत्पन्न फ्लक्स है। और थीटा क्या है, यहाँ पर फ्लक्स के बीच फेज डिफरेंस है। ये फेज डिफरेंस फ्लक्सेस के बीच, इन दोनों फ्लक्स के बीच फेज डिफरेंस क्या है, थीटा। यही इनकी करंट्स के बीच भी होगा। रिले की टार्क दोनों फ्लक्स के गुणनफल के समानुपाती होती है, यानी टी प्रोपोर्शनल फाई एम डैश साइन थीटा होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फिर से फिर है शेडेड पोल प्रकार की रिले का घूर्णन अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर होता है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ही बार रिपीट होता है कि जो शेडेड पोल टाइप स्ट्रक्चर रिले है उसका जो मूवमेंट है वो किधर है, अनशेडेड से शेडेड की ओर या शेडेड से अनशेडेड की ओर। तो ये क्या है, शेडेड पोल प्रकार की रिले का जो मूवमेंट है वो अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर होता है। और इस ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिलेज की। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर भी रिले के जो टाइप्स हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ओवर करंट रिलेज के टाइप्स डिफ़ाइन किए इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। तो ओवर करंट रिलेज हमारी
कितने प्रकार की हो सकती है? इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू को सेंस करेगी और ऑपरेट कर जाएगी। फिर है इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले, ये इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले की कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे ही है इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले, कई बार तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है कि आईडीएमटी क्या है, ये आईडीएमटी की कैरेक्टरिस्टिक है। फिर वेरी इन्वर्स, इसमें और ज़्यादा ड्रॉप आ जाएगी कर्व में। और फिर एक्सट्रीमली इन्वर्स, इसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉप रहेगी। और टाइम, जिसमें ज़्यादा ड्रॉप रहेगी टाइम उसके लिए ही रिड्यूस होता रहेगा। ये एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, इसमें डेटा चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ मोस्टली यही न्यूमेरिकल एग्जांपल पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डेटा चेंज हो सकता है, तो इसको आप ठीक से देख लेंगे और ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे बस। पीएसएम आपको बताना है क्या है। पीएसएम मीन्स प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बताना है, प्राइमरी करंट या फॉल्ट करंट है, और रिले करंट सेटिंग इनटू सीटी रेशियो। फिर डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, इसके निम्न दो मुख्य भाग होते हैं, डायरेक्शनल यूनिट और नॉन डायरेक्शनल यूनिट। यानी रिलेज जो हमारी होती हैं वो दो टाइप की हैं बेसिकली, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल रिले में दो यूनिट होती हैं, डायरेक्शनल यूनिट और नॉन डायरेक्शनल यूनिट। और नॉन डायरेक्शनल में एक ही यूनिट रहेगी, नॉन डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल यूनिट क्या है? ये एक 4 पोल इंडक्शन कप यूनिट होती है, इसमें 2 पोल करंट इफेक्ट और 2 पोल वोल्टेज इफेक्ट के लिए होते हैं। वोल्टेज और करंट दोनों ही फ्लक्स उत्पन्न करते हैं। डायरेक्शनल यूनिट की टॉर्क इक्वेशन निम्न प्रकार होती है, ये डायरेक्शनल यूनिट की टॉर्क इक्वेशन है, T इक्वल टू वी आई कॉस थीटा माइनस टॉ माइनस के। और एक्सप्लेन करेंगे इस इक्वेशन को, अभी फ़िलहाल के लिए आप देख लीजिए कि ये डायरेक्शनल यूनिट की टॉर्क इक्वेशन है। और जहाँ पर जो सिंबल्स हमने यूज़ किए उनके यूजुअल मीनिंग्स क्या हैं? V इक्वल टू वी आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कॉइल, I आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट कॉइल, थीटा फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, टॉ टॉर्क एंगल, के रिस्ट्रेनिंग टॉर्क स्प्रिंग और घूर्णन के द्वारा। यदि कॉस थीटा माइनस टॉ इक्वल टू K1 हो तो जो इक्वेशन है हमारी सिंप्लीफाई होकर के क्या आ जाएगी? ये वी आई K1 माइनस के, क्योंकि प्रारंभ में रिले टॉर्क शून्य होता है। जब स्टेबल कंडीशन में है रिले तो ऑपरेटिंग टॉर्क और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इक्वल होंगे और जो रिजल्टेंट टॉर्क आएगा वो ज़ीरो आ जाएगा। तो इनिशियली टॉर्क कितना होगा? ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो इक्वल टू वी आई K1 माइनस के, या वी आई K1 इक्वल टू के, या वी आई इक्वल टू के बाई K1। और अगर इस रेशो को हम कांस्टेंट मान ले तो वी आई इक्वल टू के इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन क्या शो करती है कि समीकरण यह प्रदर्शित करता है कि रिले वोल्टेज और करंट दोनों के द्वारा संचालित होता है, और रिले संचालन के लिए वी आई गुणन के द्वारा उत्पन्न टॉर्क रिले की स्प्रिंग और घर्षण के द्वारा उत्पन्न टॉर्क से अधिक होना चाहिए। यानी जो ये टॉर्क है ऑपरेटिंग टॉर्क, ये स्प्रिंग टॉर्क जो आएगा के, इससे ज़्यादा होना चाहिए। रिले के ऑपरेट होने के लिए हमेशा ही ऑपरेटिंग टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए। और जब जब ये दोनों टॉर्क इक्वल होंगे तो नेट जो टॉर्क है वो ज़ीरो होगा और रिले आपकी स्टेबल रहेगी, ऑपरेट नहीं करेगी। फिर है समरी है, इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये रिले मेनली क्या है हमारी, इम्पीडेंस रिले है, रिएक्टेंस रिले है और महो रिले है जो ओवर करंट रिलेज हैं। और इनकी टॉर्क इक्वेशन बेसिकली ये है, T इक्वल टू K1 आई स्क्वायर माइनस K2 वी स्क्वायर, यहाँ पर इक्वेशन ये है, और यहाँ पर महो रिले की इक्वेशन है। तो इसी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेसिकली। ये समरी क्या है, ये टेबल क्या है, इसी को एक्सप्लेन करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस टेबल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी रिले वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग है, कौन सी रिले करंट रिस्ट्रेनिंग है, कौन सी डायरेक्शनल रिस्ट्रेनिंग है, कौन सी डायरेक्शनल रिले है, कौन सी नॉन डायरेक्शनल है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। और ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी एप्लीकेशन क्या है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इम्पीडेंस रिले में रिस्ट्रेनिंग वोल्टेज है, रिएक्टेंस में डायरेक्शनल है, महो में वोल्टेज है। यानी दो जो रिले हैं वो तो वोल्टेज रिस्ट्रेंट हैं, और एक ही रिले डायरेक्शनल है महो। ऊपर वाली दोनों रिले क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। यानी इम्पीडेंस और रिएक्टेंस नॉन डायरेक्शनल है, महो डायरेक्शनल है। फिर इनकी एप्लीकेशन क्या है? इम्पीडेंस हम देख रहे हैं कि मीडियम लेंथ लाइन में यूज़ होती है, रिएक्टेंस ग्राउंड फॉल्ट या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होती है, और महो रिले लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होती है। ठीक है। फिर है इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय स्प्रिंग। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हम बैक्स में दिखा रहे थे कि जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है या रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है उसको कौन प्रोड्यूस करता है? स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है उसको। सर यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन, बस आपको ये एक यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन ध्यान रखना है, और आपके जो रिस्ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं या ऑपरेटिंग फोर्स से रिलेटेड हैं या डायरेक्शनल से रिलेटेड हैं, वो सारे क्वेश्चन इस टॉर्क इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखेंगे।
ये यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन है k1i² प्लस k2v² प्लस k3vi cos थीटा माइनस टॉ प्लस k। ये वाला k स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी स्प्रिंग के द्वारा प्रोड्यूस टॉर्क है, ये रीस्ट्रेनिंग टॉर्क। अब देखिए k3vi cos थीटा माइनस टॉ डायरेक्शनल टॉर्क है, ये डायरेक्शनल यूनिट का टॉर्क है, यानी जो रिले डायरेक्शनल होगी उसमें ये ऑपरेटिंग टॉर्क हो जाएगा। फिर से सुनिए, जो रिले डायरेक्शनल होगी उसमें k3vi cos थीटा माइनस टॉ डायरेक्शनल टॉर्क हो जाएगा, यानी महो रिले में ये डायरेक्शनल टॉर्क होगा, ऑपरेटिंग टॉर्क होगा सॉरी। और जो रिले नॉन डायरेक्शनल होगी उनमें इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग टॉर्क आएगा। और रीस्ट्रेनिंग तो के है ही, रीस्ट्रेनिंग वोल्टेज आएगी तो वी आपका निगेटिव हो जाएगा, रीस्ट्रेनिंग करंट आएगी तो आई आपका निगेटिव हो जाएगा, रीस्ट्रेनिंग डायरेक्शनल आएगी तो आपका वी आई कॉस थीटा माइनस टॉ निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल यूनिट का टॉर्क है और ये नॉन डायरेक्शनल यूनिट का टॉर्क है। फिर देखिए यहाँ पर अगर ओवर करंट रिले है तो k1 ज़ीरो होगा, k2 ज़ीरो होगा और k निगेटिव हो जाएगा, ये वाला k। और टॉर्क इक्वेशन हो जाएगी k3vi cos थीटा माइनस टॉ माइनस k। और अगर डायरेक्शनल रिले है तो k1 ज़ीरो होगा, k2 ज़ीरो होगा और जो टॉर्क इक्वेशन हो जाएगी k3vi cos थीटा माइनस टॉ प्लस k हो जाएगा। फिर डिस्टेंस रिलेज हमारी ये है तीनों, इम्पीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले और महो रिले। अब तीनों को हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं ताकि हमें डिफरेंस भी क्लियर होता रहे। इम्पीडेंस रिले क्या है? ये रिले लाइन इम्पीडेंस को सेंस करती है और यदि लाइन इम्पीडेंस सेट इम्पीडेंस से कम हो तो रिले ऑपरेट हो जाती है। फिर रिएक्टेंस रिले क्या है? ये रिले लाइन रिएक्टेंस को सेंस करती है और लाइन रिएक्टेंस सेट वैल्यू से कम होने पर रिले ऑपरेट कर जाती है। ऐसे ही महो रिले क्या है? ये वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले है, इसमें ऑपरेटिंग टॉर्क वी आई के द्वारा उत्पन्न होता है जबकि रिस्ट्रेनिंग टॉर्क वी के द्वारा उत्पन्न होता है। फिर से देखिए, ये यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन है और इम्पीडेंस रिले के लिए टॉर्क इक्वेशन ये आ जाएगी। देखिए इम्पीडेंस रिले को हमने नॉन डायरेक्शनल बताया पीछे, इसलिए इसमें जो डायरेक्शनल यूनिट का टॉर्क है वो ज़ीरो हो जाएगा और टॉर्क इक्वेशन ये आएगी। ऐसे ही रिएक्टेंस रिले को भी हमने नॉन डायरेक्शनल बताया है, तो इसमें अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि डायरेक्शनल यूनिट का भी टॉर्क है यहाँ पर, लेकिन डायरेक्शनल यूनिट का टॉर्क यहाँ पर निगेटिव हो जा रहा है और निगेटिव टॉर्क मीन्स ये रिस्ट्रेनिंग है, यानी इसमें जो डायरेक्शनल यूनिट है वो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है, यानी ये डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट हो जाएगी, ये वोल्टेज रिस्ट्रेंट हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी k2v² निगेटिव है, ऐसे ये भी वोल्टेज रिस्ट्रेंट हो जाएगी। और यहाँ पर k3vi cos थीटा माइनस टॉ डायरेक्शनल यूनिट का टॉर्क है और पॉजिटिव है, यानी ऑपरेटिंग टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर? डायरेक्शनल यूनिट। अगर यहाँ पर पॉजिटिव टॉर्क ऑपरेटिंग टॉर्क डायरेक्शनल यूनिट प्रोड्यूस करती है तो ये भी डायरेक्शनल हो जाएगी। जिनमें ऑपरेटिंग टॉर्क या पॉजिटिव टॉर्क डायरेक्शनल यूनिट प्रोड्यूस करती है वो डायरेक्शनल और नहीं तो नॉन डायरेक्शनल। और जो भी निगेटिव टॉर्क होगा उसी के अकॉर्डिंग हम रिस्ट्रेनिंग डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग हो जाएगी वोल्टेज, यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग हो जाएगी डायरेक्शनल, यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग हो जाएगी वोल्टेज। फिर रिले के ऑपरेट होने के लिए कंडीशन क्या है? यहाँ पर ऑपरेटिंग टॉर्क ग्रेटर देन रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, सभी में यही कंडीशन होगी, ऑपरेटिंग टॉर्क ग्रेटर देन रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर z लेस देन √k1/k2, ये इम्पीडेंस रिले के लिए ऑपरेटिंग कंडीशन आ जाएगी। इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। इसको थोड़ा सा अगर हम और सिंप्लीफाई करें कि टॉर्क एंगल टॉ इक्वल टू 90 डिग्री होने पर टॉर्क अधिकतम होगा, यदि हम यहाँ पर 90 डिग्री पुट करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी और ये इक्वेशन आ जाएगी। तब रिले के ऑपरेट होने के लिए जो कंडीशन आ जाएगी ये साइन थीटा हो जाएगा और इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई होकर के ये आएगी। तो यहाँ पर z साइन थीटा, अगर हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू ध्यान में लाएं तो z साइन थीटा हमारा x होता है जबकि z कॉस थीटा हमारा r होता है। तो क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है? z साइन थीटा इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू क्या है? k1/k3। तो x क्या है यहाँ पर? रिएक्टेंस। x क्या होता है? रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस को ही ये सेंस कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? रिएक्टेंस वैल्यू। ये इम्पीडेंस को सेंस कर रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? इम्पीडेंस रिले। और यहाँ पर कंडीशन क्या है? रिले के ऑपरेट होने के लिए यहाँ पर भी जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो रिस्ट्रेनिंग से ज़्यादा होना चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हम देखेंगे z इक्वल टू k3/k2 cos थीटा माइनस टॉ। यहाँ पर जो महो रिले की जो ऑपरेटिंग कंडीशन है वो ये आ जाएगी। फिर इम्पीडेंस रिले में क्या कंडीशन है? इम्पीडेंस रिले के लिए z कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ये कैरेक्टरिस्टिक भी है इसकी, अगर लीनियर लाइन होगी तो इसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग जोन होगा, यानी यहाँ पर रिले ऑपरेट करेगी और यहाँ पर नहीं करेगी।
और अगर आर एक्स डायग्राम से दिखाएंगे, सर्कल डायग्राम से, तो सर्कल के अंदर रिले ऑपरेट करेगी और सर्कल के बाहर ऑपरेट नहीं करेगी। ये इम्पीडेंस रिले का आर एक्स डायग्राम है। ऐसे ही रिएक्टेंस रिले, इन रिले पर लाइन रेजिस्टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता। हमने पीछे देखा भी है, भी डिस्कस भी किया है कि एक्स के प्रोपोर्शनल होता है ऑपरेशन, तो इनमें रेजिस्टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता। ये केवल रिएक्टेंस को ही सेंस करती है। रिएक्टेंस रिले दो प्रकार की होती हैं, इंडक्शन कप और डबल इंडक्शन लूप स्ट्रक्चर। ये टाइप भी ध्यान रखेंगे। मोहर रिले क्या है? इफ़ कैरेक्टरिस्टिक इज ड्रॉन ऑन एडमिटेंस प्लेन, यदि हम एडमिटेंस प्लेन में कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड, इस टाइप की स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें कैरेक्टरिस्टिक जो ओरिजिन से पास होगी। और यदि हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो हमें एक सर्कल मिलेगा जो सर्कल ओरिजिन से पास करेगा, यानी इस सर्कल को आप पूरा यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ऐसे ओरिजिन से जो पास करेगा सर्कल, वो सर्कल मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे मोहर रिले के लिए अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं मोहर रिले की, जैसे इम्पीडेंस रिले की ड्रॉ की है, तो इम्पीडेंस रिले के लिए अगर हम इसको एडमिटेंस प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी ओरिजिन से पास होने वाली, और अगर हम सर्कल इसको ड्रॉ करेंगे इम्पीडेंस प्लेन में तो हमें एक सर्कल मिलेगा जो ओरिजिन से पास करेगा। फिर डिफरेंशियल रिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशियल रिले में। डिफरेंशियल रिले में क्या है, हम यहाँ पर एक ऑपरेटिंग कॉइल लगाएंगे, ये दो सीटीज हैं, करंट ट्रांसफार्मर, एक लाइन सेगमेंट के इनपुट साइड पर और दूसरा आउटपुट एंड पर। और ये दोनों जो ये ऑपरेटिंग कॉइल हैं, यहाँ पर जो करंट है उनकी वेक्टर वैल्यूज़ को सेंस करेगा ये बेसिकली। अगर जितना करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है सेम करंट यहाँ पर है, वेक्टर वैल्यू सेम यहाँ पर है, तो कॉइल ऑपरेट नहीं करेगी। और जैसे ही अगर इसमें कोई फॉल्ट आएगा तो यहाँ पर करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये कॉइल डिटेक्ट करेगी और रिले ऑपरेट कर जाएगी। तो डिफरेंशियल रिले दो एक जैसी वैल्यू के वेक्टर डिफरेंस को सेंस करती है, बस इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको सेंस करती है, और डिफरेंस होने पर ऑपरेट हो जाती है। प्रोटेक्शन जोन के बाहर के फॉल्ट को थ्रू फॉल्ट कहा जाता है, और यह रिले केवल प्रोटेक्शन जोन के अंदर के फॉल्ट के लिए ही ऑपरेट करती है, यानी CT1 और CT2 के बीच का जो पोर्शन है इसके लिए ही ऑपरेट करेगी ये रिले। इसको मर्ज प्राइम प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। इसको पावर ट्रांसफार्मर, जनरेटर, बस बार प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो पॉइंट है, ये कीवर्ड पावर ट्रांसफार्मर, जनरेटर, बस बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरेटर फेज फॉल्ट, मोटर फेज फॉल्ट, ट्रांसफार्मर फेज फॉल्ट, यानी जो इनकी वाइंडिंग है उनके प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। ये आपको जो पोल पर जो ट्रांसफार्मर माउंटेड है रोड साइड में उनमें नहीं मिलेंगे, सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर रखे हैं बड़े ट्रांसफार्मर उनमें लगाई जाती है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है ये। और इसमें जो ये पायलट वायर जो हमने दिखाया, इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर पायलट, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 30 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव पायलट कितनी होती है? 900 मेगाहर्ट्ज़। अगर माइक्रोवेव पायलट होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 900 मेगाहर्ट्ज़। फिर मेथड्स फॉर फीडर प्रोटेक्शन, जो सब स्टेशन के बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइन जाती है उसको फीडर बोलते हैं। और फीडर प्रोटेक्शन की जो मेथड्स हैं वो क्या है? ओवर करंट प्रोटेक्शन या प्राइमरी प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन और पायलट रिलेइंग प्रोटेक्शन। ये इसी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीडर प्रोटेक्शन के क्या मेथड्स हैं या कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं। फिर है ट्रांसले रिले, इसमें फीडर एंड पर सीटी की सेकेंडरी वोल्टेज को कंपेयर किया जाता है, एक सीटी से एक इंडक्शन रिले लगी होती है। ट्रांसले रिले क्या है? बेसिकली ये फीडर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। और पाइटॉट रिले क्या है? दिस रिले इज़ यूज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई स्पीड ऑफ ट्रिपिंग, ये ज़्यादा सेंसिटिव कंडीशन जहाँ पर होगी वहाँ पर पाइटॉट रिले लगाई जाएगी। और अभी जो रिसेंटली यूज़ हो रही है, जो घर में भी यूज़ होती हैं, बहुत कम करंट के लिए जो यूज़ होती हैं, या इंडस्ट्रीज़ में जो मेनली सब कुछ यूज़ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन में भी है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ में है, ऑटोमेशन में है, वो सब स्टैटिक हो चुका है। स्टैटिक मीन्स वो सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस से बनी रिलेज हैं सारी। उनमें जो हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मूवमेंट है उस टाइप का ना होकर के वो सारी स्टैटिक हो जा रही हैं। तो स्टैटिक रिलेज क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिलेज हैं, ट्रांसड्यूसर और मैग्नेटिक एम्पलीफायर रिलेज हैं, रेक्टिफायर ब्रिज रिलेज हैं, ट्रांजिस्टर रिलेज हैं, हॉल इफेक्ट रिलेज हैं और गॉस इफेक्ट रिलेज हैं। और कई बार हमें सीटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीटी का बर्डन क्या होता है। तो बाय बर्डन ऑफ रिले वी मीन वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ द रिले, या बाय बर्डन ऑफ सीटी, और सीटी हम क्या बताएंगे कि आउटपुट साइड पर उसका वीआई बर्डन कितना है।
थैंक यू।